हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में सीडीपी का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जैसे कि पहले पिछली वीडियोस में मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं, तो इस वीडियो में आप लोगों को दूसरा चैप्टर बताने वाले हैं सीडीपी का, जो कि हमारा चैप्टर का नाम रहेगा बाल विकास के सिद्धांत, इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उर्दू में बच्चों के नशोनुमा के उसूल। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आएगी। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, हल्का सा लंबा है, नहीं ज़्यादा लंबा नहीं है। आई थिंक 10 या 15 मिनट में ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको 10 या 15 मिनट अगर देते हैं इस वीडियो में, तो मुझे लगता नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। सारा क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल इसी के आधार पे होता है, विकास की दिशाएं वगैरह वगैरह होता है। चूँकि सीटेट का जो मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया है, वो बहुत ही एकदम बेहतरीन तरीके से सेट किया जाता है। फिलहाल चलिए, मैं थोड़ा थोड़ा इसको देख कर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, दूसरा चैप्टर आपका नाम क्या रहेगा? बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों के अंदर बाल विकास के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, और ये नोट्स जो बनाया गया है बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, अलग अलग किताबों से लेकर के जो सटीक चीज़ें हैं वो चीज़ें डाली गई है। बहुत सारे टीचर्स का नोट पढ़ेंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि शुरू कहाँ से किया गया, ख़त्म कहाँ से हुआ। और इस वीडियो में क्या है कि आपको यानी सरल शब्दों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, बाल विकास की सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ा। विकास की प्रक्रिया बहुव्यापक है, जटिल और निरंतर है, इसीलिए इसमें समझने के लिए कुछ सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता होता है ना। अब बच्चों का विकास किस तरह से होता है, जैसे कि सेफेलिकोडल होता है या प्रोक्सिमोजिस्टल होता है, एक दिशा होता है, द्विदिशीय होता है, अधोमुखी होता है, मुखी होता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। तो फिलहाल अब हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। जैसे कि आप लोगों बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं। आई थिंक 9 या 10 सिद्धांत है, लेकिन इसमें जो भी सिद्धांत हम लिखे हैं नोट्स में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिफाइन करके हम बताने वाले हैं। तो चलिए, पहला सिद्धांत की बात करेंगे तो निरंतरता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या चेंज बोल सकते हैं। ठीक है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ये चीज़ें बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे, कई बार विकास के बारे में डिस्कशन हो चुका होगा। फिलहाल चलिए, दूसरा विकास का जो सिद्धांत है हमारा, विकास की दिशा का सिद्धांत, जैसे कि प्रिंसिपल डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन का जो सिद्धांत होगा वो दो तरह का होगा। पहला होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉडल, जिसको हम लोग सिरा पदा भिमुख सिद्धांत कहेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसे लोंगी चूडिनल यानी लंबवत शीर्षगामी भी कह सकते हैं। जो कि जिस बच्चों का सिर से पैर की ओर विकास होगा तो उनको क्या बोलेंगे, शीर्ष अभिमुख या फिर सिरा पदाभिमुखी सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है, अब सर्वप्रथम क्या होगा, सिर बनेगा, फिर धड़ बनेगा, फिर बैठेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। तो इस तरह से जो विकास की एक सीक्वेंस बनेगा, इसको हम लोग विकास की क्या बोलेंगे, शीर्ष अभिमुख बोलेंगे या फिर शीर्षगामी बोलेंगे या लंबवत बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दो आ जाएगा, और ये आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़िएगा, 15-10 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है ना, क्योंकि ये पढ़ाई है, हर एक चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी टीचर आपको बिल्कुल उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ाने वाला है, बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ाएंगे। फिलहाल देखिए, यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमोडिस्टल यानी निकट, दूर, क्रम या मध्यस्थ या बाह्य, इसका बहुत सारे नाम है। तो इसीलिए आप लोगों को सीटेट में एक्चुअली एक चीज़ जो देखा जाता है कि इंग्लिश में जो आपका नाम होगा वो एक ही नाम होगा, लेकिन हिंदी में होगा तो बहुत सारा नाम होगा। जैसे कि एक दो एग्जांपल आप लोग को देते हैं हम लोग। जैसे क्या होगा, इंटरपर्सनल, जैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। तो इस सब के बारे में जब हम लोग ये बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, हावर्ड गार्डनर के बारे में या फिर स्पीयरमैन के बारे में, बीने के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोग को उसके बाद थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि का जो जिन्होंने सिद्धांत दिया था, वहाँ पर आप लोगों को ना कहीं बहुत सारे हिंदी वर्ड अलग अलग मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश वर्ड की बात करेंगे तो इंग्लिश वर्ड एक ही होगा। इसीलिए मेरा जहाँ तक सजेशन है कि आप लोग इंग्लिश वर्ड को ही याद रखें, क्योंकि इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोग को डायरेक्ट रूप से आप लोग को याद हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करते हैं समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, या अधोमुखी समी पस्त दुरस्त सिद्धांत। अब देखिए,
इसी का हिंदी देखिए, एक हिंदी, दो हिंदी, तीन हिंदी, चार हिंदी, पांच हिंदी है। अब कोई अगर कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वर्ड तो अलग अलग है बट मतलब सबका एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश आप लोग को याद रखना है, और इंग्लिश एक बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है। इंग्लिश का अलग सिनोनिम बन सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो है एक ही वर्ड का इस्तेमाल होता है बार बार सीटेड में। ठीक है, देखिए विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भागों तक होता है। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी बनेगा, फिर हृदय, फिर भुजाएं, फिर अंगुलियां। तो इस तरह से मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जो दिया गया है, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बता दिया गया कि पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी, फिर हृदय, फिर भुजाएं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी जो विकास होगा, हमारे शारीरिक परिवर्तन होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधोगामी। यानी जो चीज़ें मध्य से बाहर की ओर जाती हो, यानी पेट के बीच वाले भाग से अलग अलग जगहों से जो फैलता है, उनको बोलेंगे क्या, है ना, विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी ओर तक जाता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमोडिस्टल। अब कोई बच्चा बोल देगा कि किसी का विकास पेट के मध्य भाग से बाहरी ओर जाता है, तो ये कौन से विकास के अंतर्गत आ जाएगा? तो आप लोगों को पांचों नाम याद करना है, निकट, दूर, क्रम या मध्य या बाह्य या फिर अधोगामी या समीपस्थ, दूर, दूरस्थ सिद्धांत। ठीक है, ये चारों पांचों नामों को अगर हो सके तो आप लोग याद करेंगे तो ये बहुत फायदा होगा। ठीक है, फिलहाल चलिए अब तीसरा हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं कि तीसरा कौन सा सिद्धांत है, समान प्रतिमान या विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फॉलोअर्स ए फिक्स्ड पैटर्न सीक्वेंस। किसी विशेष प्रजाति में विकास का क्रम समान होता है, लेकिन विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अब देखिए, कोई कोई ऐसी जाति या प्रजाति या फिर विशेष समुदाय के जो ये होता है ना, विकास होता है, वो समान हो सकता है क्रम में, लेकिन उसकी जो गति होती है वो अलग अलग होती है, इंडिविजुअल होती है, व्यक्तिगत। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसके अंतर्गत समान हो सकता है, लेकिन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर का जो सिद्धांत है हमारा, वैयक्तिक विभिन्नता या अंतर का सिद्धांत, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, बालक के विकास का दर एवं स्वरूपों में वैयक्तिक अंतर पाया जाता है। उसका दर और स्वरूप, यानी कैसा दर है, रेट कितना बढ़ रहा है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से रूप में बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों का अगर देखा जाए तो क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। पांचवा नंबर का सिद्धांत आपका क्या है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। देखिए, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। वृद्धि एवं विकास की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले सामान्य क्रिया होता है ना। अब जैसे बच्चों का पहले क्या होगा, सिर बनेगा, फिर बहुत हाथ निकलेंगे, तो पहले क्या होगा कि उसका जो विकास होगा पहले सामान्य रूप से होगा, फिर विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है, पहले जनरल होगा, फिर क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। अब कोई भी बच्चा कोई कार्य ही करेगा तो सबसे पहले जो आसान काम होगा उसको ना लेगा, फिर उनके बाद कठिन कामों की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं पांचवा नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सिद्धांत का कुछ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को दिखाई देता होगा। ये क्या, छठा नंबर में परस्पर संबंध या अंत संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, विकास के सभी पक्ष आपस में अंत संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब क्या होगा, सारे सिद्धांत संबंध होगा, निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत, दिशा अभिमुख का सिद्धांत, सारे सिद्धांत आपस में क्या होगा, एकदम बिल्कुल इंटर रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। सातवां नंबर में क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चलिए इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर से अंग के भागों से चलाना सीखता है, और इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। अर्थात बालक इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं एवं प्रयासों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। जैसे एक साइकिल चालक चलाने के दौरान कई अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, हाथ भी कार्य करेगा, पैर भी कार्य करेगा, हमारा शरीर कहीं ना कहीं आगे पीछे होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक साइकिल चालक जब साइकिल चलाता है तो अपने शारीरिक हर एक अंगों का इस्तेमाल समान रूप से कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में एकीकरण का सिद्धांत समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्या हमारे पास, अगला है पूर्व अनुमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रीडिक्टेबिलिटी। बालक वृद्धि एवं विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा एवं स्वरूप की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब देखिए, इसमें आप लोगों को समझना ये है कि पूर्व अनुमान,
इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व अनुमान, ये पहले से अनुमान लगाएंगे। अब कोई बच्चा को देख रहे हैं कि उसका हेल्थ बहुत अच्छा है, माइंड डेवलप अच्छा कर रहा है, संज्ञान में ले रहा है, सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चल के बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल सकता है, IAS अधिकारी बन सकता है, UPSC क्रैक कर सकता है। मीन जिसका माइंड के हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे कुछ तरक्की करेगा। फिलहाल क्या होगा, पूर्व अनुमान का मतलब ये हो गया कि उस बच्चे को देख करके कहीं ना कहीं ये दिमाग लगाना, भविष्यवाणी करना कि आगे बढ़कर एक अच्छा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसके अंतर्गत ये तो हो गया। अब 9 नंबर में क्या कहता है, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। बिल्कुल सही बात है। अब विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है ना। विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार, बिल्कुल। कभी आपका पैर से कभी अलग अलग, जैसे विकास हमारा माइंड विकास हो जाएगा जिसको हम लोग मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, फिर सामाजिक डेवलपमेंट। इस तरह से शारीरिक विकास के अंतर्गत देखा जाए तो कभी हमारा शरीर बन जाएगा, कभी हमारा पैर ये हो जाएगा, यानी विशेष प्रकार के कहीं से भी विकास हो सकता है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेचुरेशन एंड लर्निंग। क्या होता है, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। बिल्कुल, परिपक्वता मतलब मेचुरेशन, आपके अंदर कितना मेचुरेट हुए हैं आप। उनके बाद नंबर 12 में क्या है, वृद्धि एवं विकास की क्रिया, वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयोग परिणाम हो सकता है। जैसे कि विकास और वृद्धि के बारे में जब अंतर में पढ़े थे तो हम लोग ये देखे थे कि वृद्धि क्या होता है, विकास का एक चरण होता है। ठीक है, अब चलिए आगे क्या है आपका आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पार्टियल रेनफोर्समेंट। ठीक है, देखिए इसका प्रतिपादक जॉन डोलांड नील मिलर है। पुनर्बलन किसी भी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाता है। सामान्य आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की ओर अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सामान्य पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। देखिए ये जो जॉन डोलांड नीलर मिलर जो था, ये कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी कार्य करने से, रिस्पॉन्स लेने से, अनुक्रिया लेने से या बार बार दोहराने से क्या होता है, आगे बढ़ता है, उसको एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो समझ में आगे होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों ये देखिए चैप्टर नंबर 2 यानी फिलहाल जो पूरा चैप्टर था अभी ख़त्म नहीं हुआ। आगे देखिए और भी कुछ है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको भी देख लेंगे तो कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है और ये भी आई थिंक 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि बालक विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। अब एजुकेशनल महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बच्चों का जो बाल विकास होता है वो किस तरह से मतलब एजुकेशनल फैक्ट की ओर जाता है। ठीक है, देखिए इसके ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की भावगत विशेषताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप पढ़ाने में सहायता मिलते हैं। अब देखिए कोई बच्चों का बाल विकास अच्छे से हो रहा है, बेहतर तरीके से, हर एक मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका हर तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो शिक्षकों को एक पुनर्बलन मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये बच्चा को अगर कहीं भी कुछ हम बता देंगे तो वो कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि शैक्षिक पहलुओं पे बाल विकास को एक तरह से टारगेट किया जाता है। ठीक है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित। अब देखिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति से वृद्धि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अब कौन कौन से, देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होगा, 2 तरह के कारक होगा, पहला आपका आंतरिक, दूसरा आपका बाह्य। अब चलिए बाल विकास को आंतरिक कारक किस हिसाब से प्रभावित करता है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल देखिए आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारक निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या होगा, वंशानुक्रम कारक जिसको हेरिडिटी फैक्टर बोलते हैं, शारीरिक कारक जिसको फिजिकल फैक्टर बोलते हैं, और बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, या संवेगात्मक कारक इमोशनल फैक्टर, या सामाजिक प्रकृति या सोशल नेचर। देखिए बाल विकास का जो आंतरिक कारक प्रभावित करेगा वो क्या होगा, वंशानुगत, क्योंकि बच्चा हेरिडिटी में क्या होगा कि जो भी माता पिता उसके गुण आ जाना। शारीरिक कारक में क्या, हाथ पैरों का बढ़ना या फिर मोटा होना, पतला होना, ये होना, इस तरह का। बुद्धि क्या होगा, आंतरिक हो जाएगा, और बुद्धि के अंदर कितना मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, कितना बच्चा समझ रहा है, कितना भविष्यवाणी कर सकता है, कितना चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद संवेगात्मक, कितना सोच रहा है, कितना हंस रहा है, कितना बोल रहा है, कितना महसूस कर रहा है, कितना दुख हो रहा है, कितना तकलीफ हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों को सामाजिक प्रकृति, समाज की नेचर के बारे में जानेगा। पेड़ पौधे, धरती, पृथ्वी, तालाब, पानी, ये सब के बारे में क्या होगा, बच्चा जानेगा। तो ये क्या होगा, आंतरिक कारक हो जाएगा, यानी प्रभावित करेगा बाल विकास को। ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा नंबर पे क्या है आपका, दूसरा नंबर पे बाह्य कारक है। इसको एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। बाह्य कारक निम्न प्रकार के हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान माता पिता का स्वस्थ एवं परिवेश, है ना, माता पिता का बिल्कुल स्वस्थ ठीक होना चाहिए। उनके बाद परिवेश, जो वातावरण है, माहौल है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। कहीं ना कहीं माहौल में जो जो चीज़ें होगी वही चीज़ें आपके अंदर समाहित हो जाएगी। जीवन की घटनाएं, जीवन की घटनाएं में क्या होगा कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो चीज़ भी होगा। भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण क्या होगा, आपका माहौल कैसा है, वहाँ का गर्मी ज़्यादा होती है या ठंडी ज़्यादा होती है, या बरसात होती है या वसंत होता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी क्या होता है, प्रभावित करता है। कौन, बाल विकास को। अब सामाजिक आर्थिक स्थिति, अब सामाजिक घर का कैसा सिचुएशन है, कंडीशन है, घर का हालात सही है कि नहीं है, तो इस तरह का चीज़ों को भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अब चलिए अगला हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बस, और थोड़ा इसको देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। और हो सके तो एक कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी में आप लोग ये सब नोट कर सकते हैं। और ये नोट ना बहुत यानी मेहनत से बनाए हैं हम लोग। ठीक है। अब चलिए, बाल मनोवैज्ञानिक, चाइल्ड साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत बालक के व्यवहार, रुचि, स्थितियाँ, समस्याओं एवं सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। क्रो के अनुसार इसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था समझते हैं ना, एडोलोसेंस, जो कि 12 से तकरीबन 18 वर्ष का होता है। ठीक है। किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक किसको बोलते हैं, जो बच्चों के बारे में, जीवों के बारे में, चीज़ों के, सजीवों के बारे में वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, भविष्यवाणी कर लेता है, तो इसको मनोवैज्ञानिक बोलेंगे। ठीक है। बाल मनोवैज्ञानिक बच्चों के बारे में। अब देखिए आगे क्या है कि बाल मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता और महत्व है। इसके द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट को समझने के बाद उनके शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। अब देखिए, बाल विकास को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, बच्चों को सबसे पहले उसका मेंटल डेवलपमेंट को देखना होगा, सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक विकास, इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद हमें यूँ पता चलता है कि अब इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना लाजमी है, नहीं ज़रूरी है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर कर सकता है। अब चलिए आगे क्या है, बाल मनोविज्ञान प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। अब कोई भी शिक्षक अगर 1 to 5 तक अगर पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से उसको पढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि बच्चा गलती करता है, बार बार गलती करता है, अब गलती करना तो ये तो है ही, क्योंकि गलती प्रासंगिक है, और गलती करेगा भी तो बच्चों के गलती को पॉजिटिव लेकर के फिर सुधारना उसे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों की गलती को तो निगेटिव लेना ही नहीं है, पॉजिटिव लेकर के उसको क्या करना है, उसको उस पर प्रतिक्रिया करना है। अगर कोई बच्चा गाली बोल रहा है तो उसको पूछना है कि गाली क्यों बोलते हो, फिर वो बोलेगा कि ऐसे ऐसे, फिर वो रिप्लाई करेगा, फिर उसको प्यार से पॉजिटिव लेके बता देना है कि बेटा गाली नहीं बोलना है, गाली बोलोगे तो तुम्हें लोग गंदे समझेंगे। तो इस तरह का चीज़ों को हम लोगों को ये करना है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है ना। इसको अगर चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, और इसको पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो आप यूँ पता चलेगा आपको कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल हो रहा है। फिलहाल उम्मीद करते हैं वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।